हिमालय सिर्फ सड़क, हाईवे, बांध और पर्यटन की जमीन नहीं, एक जीवित और बेहद संवेदनशील परिस्थिति की तंत्र है। इस तंत्र में छेड़छाड़ का नतीजा नेपाल में आया जल प्रलय है। चीन के कब्जे वाले इलाके तिब्बत में ग्लेशियर झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर पानी ने नेपाल की भोटे कोशी नदी में बहने लगा और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। भोटे कोशी नदी में आए इस तूफान ने नेपाल के रसूबा जिले में कहर बरपा दिया। सैलाब 188 लोगों को लील किया, हजारों लोग लापता हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों के भी नागरिक शामिल हैं। नेपाल की इस जल आपदा का असर गंडक, कोसी, राप्ती नदियों पर पड़ सकता है। ये नदियां यूपी, बिहार से भी होकर बहती हैं और ऐसे में नेपाल से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब फ्लैश फ्लड में 207 लोगों की मौत, ये पहली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और लापता लोगों में 133 भारतीय शामिल हैं। फ्लैश फ्लड एक बड़ी खबर पर तस्वीरों के साथ अब जानकारी आपके सामने, जहां नेपाल में इस जल प्रलय की एक तस्वीर अब आप देखिए। हालांकि लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी फ्लैश फ्लड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि 207 लोगों ने जान गंवाई है। 750 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और लापता लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं। अब नेपाल में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू की तस्वीर। सड़क टूटने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों से लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। पानी का तेज बहाव और उसी बहाव के बीच में कैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर देखिए। नेपाल के इस भयावह स्थिति में ज्यों तो कई लोग किसी जगह सुरक्षित बचे रहे, बुजुर्ग हों या बच्चे, सभी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए तस्वीर, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए एक बुजुर्ग को कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। अब नेपाल के ही रसूबा जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। दर्जनों बुलडोजर को काम में लगाया गया है। शवों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। बुलडोजर अलग अलग जगह तैनात किए जा रहे हैं। पानी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ और उसी के बीच लोगों की तलाश एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अब देखिए दर्जनों बुलडोजर कैसे अलग अलग रास्तों की तरफ जाते नजर आए। दर्जनों बुलडोजर को काम में लगाया गया है। शवों को मलबे से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान की तस्वीर देखिए। ड्रोन रैपिड रिस्पांस टीम को लगाया गया है। ड्रोन पायलट्स को एक साथ आने को कहा गया है। तो जहां जिस इलाके तक गाड़ी पहुंच पा रही है वहां तक टीम्स पहुंचने में कामयाब, लेकिन उसके बाद ड्रोन्स के जरिए हर इलाके का मुआयना किया जा रहा है। इलाकों पर नजर बनाई जा रही है। कोशिश ये कि इन इलाकों में रेस्क्यू किस स्तर पर चलाया जा सकता है। वहीं नेपाल में आए सैलाब की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नदी में अचानक आया पानी का वो सैलाब, जहां सैलाब में डूबते कई लोग और घर दिखे। चंद सेकंड में पानी के इस तेज बहाव के बीच किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो लोग ऊपर की तरफ थे उन्होंने इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया और सैलाब में डूबते कई घर। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल में जारी रेस्क्यू की एक और तस्वीर आई है, जहां नेपाल में फंसे लोगों को बचाने की लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोशिशें की जा रही हैं। हर इलाके पर नजर बनाने की कोशिश और जिन इलाकों में लोगों की कोई भी जानकारी मिल रही है उन तक पहुंचने की ये रेस्क्यू की कोशिश की वो तस्वीर है, जहां देखिए कई लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। और बता दें, नेपाली सेना ने अब तक 116 लोगों को बचाया है। अब नेपाल में सैलाब आने के बाद की एक और खौफनाक तस्वीर देखिए। ऊंची ऊंची इमारतें, 4-4 मंजिला घर, लेकिन घरों की दूसरी तीसरी मंजिल तक मलबा आ गया। नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी। और इन्हीं इलाकों में रेस्क्यू कैसे किया जाए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहले इलाकों का एरियल व्यू सामने आया। ड्रोन्स के जरिए इलाकों पर नजर बनाई जा रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाया गया। बड़े पैमाने पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और खबर है। मलबे में फंसे बुजुर्ग को सेना ने कैसे बचाया, ये देखिए तस्वीर।
बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबे के बीच फंसे बुजुर्ग को निकालने में कामयाबी मिली। और देखिए कंधों पर उठाकर इस कीचड़ और मिट्टी के जरिए उन्हें कैसे ऊपर तक लाने की कोशिश हुई। मलबे में फंसे कई लोगों के फंसे होने की जो आशंका है, उस बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बुजुर्गों को बचाया गया। नेपाल में तबाही के बीच कई परिवार ऐसे ही फंसे हुए हैं। अब देखिए एक और तस्वीर, सेना ने बच्चे के साथ परिवार को बचाया। छोटा सा मासूम बच्चा दुपट्टे के सहारे उसे बांधते हुए उसे बाहर निकालने में कामयाब रहे। मां और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। सैलाब के बाद मलबे के बीच कई परिवार ऐसे ही फंसे रहे। अब नेपाल में सेना के रेस्क्यू की एक और तस्वीर देखिए। घर की छत पर फंसे व्यक्ति का ये रेस्क्यू, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए सेना ने इसे एयरलिफ्ट किया। छत के ऊपर ये लड़का आ गया और उसके बाद टी शर्ट के जरिए उसने ये इशारा दिया कि वो किस जगह पर फंसा हुआ है। और देखिए रेस्क्यू करते हुए उस शख्स को बचाया गया। लेकिन ये एक और दूसरी तस्वीर है, कई लोग घरों की छत पर थे लेकिन कई मलबे के अंदर फंसे रहे, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया। इस हालात के बीच में हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इलाके में हेलीकॉप्टर्स के जरिए न सिर्फ निगरानी की जा रही है बल्कि रेस्क्यू की जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें ये खौफनाक तस्वीर है, जहां मलबे, मिट्टी और कीचड़ के ढेर में फंसा शख्स जिसे एयरलिफ्ट करने में हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू की टीम्स कैसे कामयाब रही। नेपाल में जल प्रलय की 10 तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन तस्वीरें अभी और भी हैं क्योंकि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और सेना और बचाव दल के अभियान की लगातार आ रही इन तस्वीरों के बीच इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि कई घरों में फंसे लोगों को कैसे निकाला गया। अचानक आए इस जल प्रहार में किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। लोग घरों में कैद रहे, लेकिन उसी घरों में आए कीचड़ और सैलाब के बीच अभी भी लोगों को बचाने की कोशिशें। एक और डरावनी तस्वीर, सैलाब आने के बाद भागते नजर आए लोग। कुछ लोग पुल पर मौजूद थे, पुल के बिल्कुल नजदीक। पुल पर मौजूद लोगों ने कैसे भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि पानी का एक तेज बहाव सब कुछ बहा रहा। बड़े बड़े पुल, लोहे के पुल इस तेज बहाव में बह गए। सैलाब में पुल तिनके की तरह बहता दिखा और लोगों की चीख पुकार। कई गाड़ियों में बैठकर इलाके से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, कई स्कूटी सवार थे, वहीं कुछ दौड़ते भागते किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेपाल में भारी बारिश का आज अलर्ट है। ये एक और बड़ी खबर है, कई प्रांत में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम नेपाल की ओर मॉनसून बढ़ रहा है और बारिश की इस चेतावनी के बीच रेस्क्यू चलाना और मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस मौसम में हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों तक रेस्क्यू, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। वहीं अब पश्चिम नेपाल की ओर बढ़ते मॉनसून की खबर है और यही वजह है कि कई प्रांतों में भारी बारिश का भी अलर्ट है। नेपाल में आए सैलाब से जुड़ी बड़ी जानकारी। मोटेकोशी नदी में 55 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पानी आया। मोटेकोशी नदी में आए सैलाब ने कैसी तबाही मचाई, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। जानकारों ने कहा कि इस नदी में पानी की ऐसी रफ्तार कभी नहीं देखी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। एक और तस्वीर, जहां जहां तक मलबा आया, नेपाली सेना पैदल ही उन इलाकों तक पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। नेपाल में आए सैलाब के बाद की एक और तस्वीर देखिए। रसुवा जिले में लोगों के घरों में मलबा है। जो लोग बच गए रो रहे हैं, किसी तरह जान बच गई। घर, गाड़ियां मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। छत में फंसे लड़के की रेस्क्यू की अब तस्वीर देखिए। इसी तस्वीर का मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, जहां देखिए कैसे इस लड़के ने अपनी टी शर्ट लहराई और हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नज़र बनाए हुई इस टीम को ये इंडिकेट किया कि वो इस छत पर फंसा हुआ है और हेलीकॉप्टर के जरिए ही बहुत मुश्किल से कैसे उसे रेस्क्यू किया गया, उसकी तस्वीर।
बड़ी खबर है, नेपाल को भारत की ओर से मदद भी जारी है, जहां मदद की दूसरी खेप भी अब नेपाल भेजी गई है और करीब 38 टन दवाएं और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। अब एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। तिब्बत में ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल में कैसे तबाही मची। नेपाल के एक सस्पेंशन ब्रिज की ये तस्वीर है। सैलाब आया, सस्पेंशन ब्रिज तेजी से हिलने लगा। इतनी तेज रफ्तार से हिला कि टूटने की कगार पर आया है। इन तस्वीरों को देखकर आप पानी के इस तेज बहाव और इस प्रलय का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बहते गए। बड़े बड़े लोहे के पुल पानी के तेज बहाव में बह गए। गाड़ियां, घर, सब कुछ तहस नहस। तस्वीरें आपने देखी। अब 10 बड़े अपडेट, क्योंकि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा बढ़कर 207 हो गया है। 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसमें 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 133 भारतीय लापता होने की जानकारी सामने आई है और नेपाल के 19 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन पुल के क्षतिग्रस्त होने का मतलब ये है कि इलाकों का, अलग अलग गांवों का और जिलों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में इन तक मदद पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भी है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स का प्रभावित होने का मतलब है बिजली संकट। बिजली और संचार व्यवस्थाएं इस वजह से बाधित। नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर और राहत कर्मी तो तैनात कर दिए हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए हर इलाके तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, निगरानी की जा रही है। वहीं चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी भारी नुकसान और आपदा का केंद्र नेपाल और चीन सीमा है। वहीं नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों तक TV9 पहुंचा है। नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार TV9 पहुंचा। त्रिशूली बाजार इलाके के 400 घर तबाह हो चुके हैं और बाढ़ के बाद बैंक, रेस्टोरेंट, होटल सब तबाह। नेपाल की नुवाकोट से आकाश वत्स की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेपाल के नुवाकोट से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल की भी रिपोर्ट। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। किसी तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप दिया जा रहा है और आसपास में जो लोग ऊपर के हिस्से में रह रहे हैं उन्हें यह कह दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। उन्हें यहां से निकाल दिया गया है। ये बैंक है, इसके ठीक बगल में भी एक दफ्तर है, वो भी बैंक है। ये सब आज की तारीख में जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी है। ये जो पॉइंट है, इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कहा गया है लोगों को कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। लोगों को यहां से हटने के लिए कह दिया गया है। और ये ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं, ये लोगों के अपने अपने घर हैं। यहाँ होम स्टे है, होटल है, रेस्टोरेंट था, जो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। कल दोपहर तक यहाँ की तस्वीर बदल गई। कल सुबह जो कुछ भी तस्वीर थी, दोपहर आते आते वो तस्वीर बदल गई। और अभी हालात ये है कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुंच गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में, नदी के एक दूसरे हिस्से में देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ घर नजर आ रहे हैं, उन घरों में जितने लोग रह रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें। उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और इस बैंक के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो नदी आपको नजर आ रही होगी, उसी नदी में वो तबाही आई और उस तबाही के बाद कैसा यहाँ मंजर बना, कैसी तबाही हुई, किस तरीके से यहाँ बर्बादी हुई है, वो सब कुछ आप कैमरे पर देख सकते हैं। किसी भी तरीके से इस रास्ते को शुरू किया जाए, क्योंकि रसुआ जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोगों के पास एकमात्र चारा है हेलीकॉप्टर का, वो चाहे निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो। ठीक पास में आप देखिए, ये जो गाड़ी है, ये ट्रक जो आपको दिखेगी, इसी ट्रक से यहाँ सामान लेकर कल सुबह कोई पहुंचा था, लेकिन दोपहर होते होते ये ट्रक मिट्टी में मिल गई। इधर देखेंगे दूसरी तरफ भी एक और ट्रक है, जिस ट्रक में सामान लेकर आया गया था और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है कि यहाँ से वो बाहर भी नहीं निकल सकती है। ये वो हिस्सा है जिसे त्रिशूली ढुंगा बाजार के नाम से लोग जानते हैं। त्रिशूली ढुंगा बाजार वो स्थान है जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकते हैं, यहाँ
खाना खाते हैं। कई सारे रेस्टोरेंट थे जो अब बर्बाद हो गए हैं। लोगों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो इसके आगे भी नहीं जा सकते हैं, उन्हें जाने पर में रोक लगा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से अब से कुछ देर पहले चेकिंग चल रही थी और उस चेकिंग में ऐसा बताया गया कि हो सकता है कि आगे कई ऐसी चीज़ें हों जो बाद में पता चले। आसमान में जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, वही हेलीकॉप्टर एकमात्र सहारा है अभी लोगों के लिए। जो लोग वहां फंसे हुए हैं रसुआ में, इस पूरे इलाके में, उन्हें किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आसमान में आपको जो वो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, वो लोगों को या तो बचा रहा है या फिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो वहां से बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें किसी तरीके से राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई जा रही है, उन तक मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया जा रहा है, उन तक वो उपचार की वो सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही है। और आसमान में एक नहीं, एक के बाद एक कई सारे हेलीकॉप्टर आपको नजर आएंगे, वो चाहे प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर हो, वो चाहे सेना के हेलीकॉप्टर हो, और इससे निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। ऐसा अंदेशा है, ऐसा लोगों को लगता है कि कहीं फिर से ऐसी तबाही आई तो क्या होगा, कैसे होगा, इससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं, उससे बचने के तरीकों को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसमान में ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, नेपाली सेना का ये हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है रसुआ से। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग वहां से बाहर नहीं निकल सके हैं, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे तो वो वहां से निकल जाएं अपने घर को छोड़कर। ये मैं जिस जगह से ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके ठीक बगल में आपको एक होटल दिखेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा। अब ये सब बर्बाद हो चुका है। सड़क का ये हिस्सा जहां आप देख रहे हैं, जहां अभी किसी तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि ये कुछ दूर तक सुचारू हो जाए, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल लोगों को यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो इंतजार करें। यहाँ पीछे जो लोग आपको नजर आएंगे, मनीष एक बार पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ जो लोग आपको नजर आएंगे ये वो लोग हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनमें वो लोग हैं जिन्हें अपनों की तलाश है, जिन्हें उम्मीद है कि जो लोग कल से नहीं मिल रहे हैं, इस तबाही के बाद से वो लोग मिल जाएंगे, जिन्हें उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद उन्हें किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त होगी, और वो लोग लगातार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा आपको काफिला दिखेगा गाड़ियों का, लोग रुके हुए हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, कुछ लोग गाड़ी बुक करके यहाँ पहुंचे हैं। उन्हें इंतजार है, उन्हें तलाश है कि जो लोग रसुआ की तरफ गए हुए थे वो किसी तरीके से वापस लौट आएंगे। और एक बार फिर से मैं इस इलाके के बारे में आपको बता दूं, इसे त्रिशूली ढूंगा बाजार के नाम से जानते हैं, और ये एकमात्र रास्ता है जो काठमांडू से रसुआ को जोड़ता है, और वो रास्ता पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या तो उन्हें बचा लिया जाए। वो लोग जिनके बारे में कोई सूचना नहीं है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कल दोपहर के बाद से, कल शाम से वो कहाँ हैं। ये तबाही जब आई सुबह 9 बजे के आसपास, उसके बाद से उनके बारे में जो सूचना नहीं है, वो सब जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और जब आप तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ग्राउंड फ्लोर, जितने भी घर हैं, उसके ग्राउंड फ्लोर की क्या स्थिति है। कहीं कुछ भी नहीं बचा है। ये सबसे पास में जो आपको बैंक दिखेगा, बैंक पूरा तहस नहस हो चुका है। बैंक का एक एक हिस्सा ऐसा लग रहा है कि बस एक इमारत खड़ी है, इस इमारत में अब कुछ भी नहीं बचा है। ना तो यहाँ जो लोग थे वो बचे हैं, ना तो इसमें जितने सामान रखे थे वो बचे हैं, बस एक ढांचा है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कृषि विकास बैंक लिमिटेड। ये बताने के लिए केवल काफी है कि स्थिति कैसी रही होगी, किस तरीके की रही होगी। लोगों को इसलिए रोका जा रहा है आगे जाने से कि अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो दलदल है उस दलदल में वो फंस जाएंगे, हो सकता है कि उस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसीलिए लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें सचेत किया जा रहा है। और जो लोग इस उम्मीद में हैं कि उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दी जा रही है कि आने वाले वक्त में, कुछ घंटों में हो सकता है कि उन तक कोई सूचना पहुंच जाए। लेकिन ये तबाही, ये बर्बादी, ये मंजर देख करके कल सुबह तक जो बाजार गुलजार हुआ करता था, आज उसकी स्थिति कैसी है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जिस स्थान को अपना घर मान रहे थे, जिस स्थान को अपना द्वार मान रहे थे, अपना रोजी रोजगार का स्थान मान रहे थे, उस जगह की स्थिति कैसी है। कैमरा पर्सन मनीष डोबरियाल के साथ आकाश वत्स, त्रिशूली बाजार, नेपाल। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है
और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नजर आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है। वो ब्रिज कहां चला गया, उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है। और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं, इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था। और अब जब उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं, इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं, जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे। और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। अब आप जरा नदी का बहाव देखिए, ये वही नदी है जिस नदी में तबाही आई थी। और अब हालांकि पानी का बहाव कम है लेकिन बहुत तेज है। आसपास में आपको कई सारे सरकारी दफ्तर दिखेंगे, बैंक दिखेंगे, जेल था वो जेल भी टूट गया। उस जेल के बारे में भी नहीं पता लोगों के कि जो लोग यहाँ थे वो कहाँ गए, किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। किसी भी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ थे वो लोग कहाँ चले गए। और चीन की वजह से नेपाल में आई बाढ़, जहां चीन के केरुंग इलाके में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर पानी नेपाल आया। चीन ने झील फटने की जानकारी नहीं दी, वक्त पर जानकारी मिलती तो अलर्ट होता। तो चीन की लापरवाही, नेपाल में भीषण तबाही। क्योंकि सुबह 10:30 बजे का वक्त जब चीन के केरुंग क्षेत्र में झील फटी, 2 करोड़ घन मीटर अतिरिक्त पानी नेपाल आया और नेपाल चीन के समय में 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है। नेपाली समय के मुताबिक सुबह 8:15 बजे आ पता और चीन ने तुरंत इसकी जानकारी नेपाल को नहीं दी। हालांकि चीन ने जानकारी 45 मिनट की देरी से साझा की। वक्त पर जानकारी मिलती तो नेपाल अलर्ट होता, नदी किनारे से लोगों को निकाला भी जा सकता था। अब चीन की वजह से नेपाल में भारी तबाही। खबर है तिब्बत में भारी निर्माण कार्य भी चल रहा है और जहां फ्लैश फ्लड आई वहां भी भारी निर्माण। गिरोंग इलाके में चीन ने बंदरगाह बनाया, बंदरगाह के टूटने से नेपाल पर कहर बरपा। तो नेपाल में जल सुनामी, ड्रैगन जिम्मेदार, क्योंकि चीन पर आरोप है आपदा का ट्रिगर तिब्बत में। फिर भी चीन ने नेपाल को चेतावनी नहीं दी। चीन के पास ग्लेशियर की पहले से सैटेलाइट निगरानी की जानकारी थी। लहेंदे नदी के ऊपरी हिस्से में पानी जमा होने की जानकारी चीन को थी और अचानक बनी प्राकृतिक झील के टूटने का खतरा पहले से मौजूद था। हालांकि चीनी निर्माण कार्य से तबाही आई है एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल सीमा के पास तिब्बत के ही ग्योरोंग कस्बे में यह आपदा और आसपास की पहाड़ियों को काट कर ही ग्योरोंग कस्बा बना है। ग्योरोंग इलाके के पास में ही त्रिशूली नदी बहती है। पास में ही चीन ने ग्योरोंग बंदरगाह का निर्माण भी किया है। त्रिशूली नदी के संगम पर ग्योरोंग बंदरगाह बनाया गया और चीन ने ग्योरोंग बंदरगाह के पास ट्रैफिक प्रतिबंध भी लगाया। अब नेपाल में आई फ्लैश फ्लड की वजह है क्या, जानने के लिए TV9 ने बात की वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिक मनीष मेहता से, जिनका ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और तबाही का कारण भी बन रहे हैं। सुनिए वैज्ञानिक मनीष मेहता ने क्या कहा। इस वार्मिंग की वजह से प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कंडीशन भी चेंज हो रही है इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब जहाँ पहले जो है स्नोफॉल होता था विंटर में या समर में बेसिकली, तो वहाँ पे अब रेनफॉल हो रही है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से, पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है वो। अब उसमें हल्की ड्रॉपलेट पानी की पड़ रही है, पानी थोड़ा बहुत बरस रहा है उसके ऊपर, तो वो नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर फिसल के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है। नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो वो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना
हिमालयन रीजन में, बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी ही घटना है। और नेपाल के ही रसूआ जिले में बाढ़ आने के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, पटना और वैशाली में एनडीआरएफ ने अपनी 9 टीम्स तैनात की हैं, जबकि 4 टीमें स्टैंड बाय पर हैं। हर सेकंड 80 लाख लीटर पानी गंडक बैराज से छोड़ा जा रहा है। वैशाली में 400 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। टोटल 9 टीम्स बिहार में प्रेजेंट है फील्ड में रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कुशीनगर जिला जो यूपी का अफेक्टेड होता है वहाँ पर एक टीम ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है। CWC सेंट्रल एजेंसी है जो मॉनिटर करती है इसको, ऑलरेडी वो डेटा शेयर कर रही है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पर ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। 9 टीम्स बिहार में एक्टिवली फील्ड पर डिप्लॉयड है, 4 रिजर्व की गई है, और कुशीनगर एरिया यूपी में उसमें एक टीम ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह के डिजास्टर में बेसिकली HADR का जो मटेरियल होता है, खाने का सामान होता है, ब्लैंकेट्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, इस तरह की कई इंटरनेशनल UN की लिस्ट होती है जो रिक्वायरमेंट होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिस्पैच कर दिया है, और इसके अलावा दवाइयाँ भी भेजी गई। और नेपाल से आने वाली नदियां गंडक, कोसी से बिहार को सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए एनडीआरएफ को अलर्ट किया गया। किसी भी हालत से निपटने की पूरी तैयारी है। संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। ये नेपाल का एरिया है, यहाँ से जो गंडक नदी है वो बहते हुए बिहार में वेस्ट चंपारण की तरफ से आती है, और इसीलिए एक टीम जो है वो वेस्ट चंपारण में एनडीआरएफ ने तैनात की है, दूसरी बेतिया में तैनात की है। इसके अलावा ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी तैनात की गई है। इसके अलावा सुपौल के आसपास भी एक टीम को एनडीआरएफ ने तैनात किया। भागलपुर में भी अभी एक टीम यहाँ पर तैनात की गई, और देखेंगे कि जो ये पटना के आसपास का इलाका है, इसके अलावा जो वैशाली का इलाका है, वैशाली में भी बताया जा रहा है कि जो बाढ़ का असर अब देखने को मिल रहा है। लगभग गंडक की और गंगा की 3 मीटर जो उसकी वो है बढ़ चुका है जलस्तर। तो गंगा और गंडक का 3 मीटर जलस्तर बढ़ने की वजह से लगभग 400 से ज्यादा गांव इस वक्त वैशाली के इस पूरे इलाके में भी बाढ़ की में घिर चुके हैं। तो एनडीआरएफ लगातार कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि हर सेकंड माना जा रहा है कि 80 लाख लीटर पानी जो गंडक के बैराज से छोड़ा जा रहा है, जिसका असर अब सीधा बिहार के इन इलाकों में पड़ रहा है। इसके अलावा जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश का इलाका है वहां पर भी असर पड़ रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार पूरी तैयारी करी, और इसीलिए 9 टीमों को तो बिहार में तैनात किया गया है। इसके अलावा जो कुशीनगर का एरिया है वहां पर तैनात किया है, और अभी भी 4 टीमें स्टैंड बाय पर गाजियाबाद में रखी गई हैं, ताकि अगर कोई सिचुएशन आती है फ्लड की तो वहां पर एनडीआरएफ पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर सके।